गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम इन यूनिक्लो क्लासेस। डियर स्टूडेंट, आज हम शुरू कर रहे हैं आपराधिक परीक्षा अधिनियम 1958। मैं कोशिश करूंगी इस क्लास में आपराधिक परीक्षा अधिनियम से संबंधित सभी क्वेश्चन कवर करने की। तो स्वागत है आपका यूनिक्लो क्लासेस में और अपन शुरू करते हैं आपराधिक परीक्षा अधिनियम 1958। तो आपराधिक परीक्षा अधिनियम जो है वो अपना 1958 का है और अपना जो आरजीएस का जो सिलेबस है, जुडिशरी का जो आरजीएस का जो सिलेबस है उसके दो पोर्शन है, सिविल पोर्शन है और क्रिमिनल पोर्शन है। तो जो क्रिमिनल जो पोर्शन है उसका माइनर एक्ट है आपराधिक परीक्षा अधिनियम 1958। तो आपराधिक परीक्षा अधिनियम 1958 का है और कोई भी डायरेक्ट अगर अपन पढ़ रहे हैं, चाहे वो मेजर लॉ हो माइनर लॉ हो, तो सबसे पहले अपन उसमें ये देखेंगे कि इस एक्ट के अंदर टोटल सेक्शंस कितने हैं, टोटल चैप्टर कितने हैं, कितने पार्ट्स में ये डिवाइड है, इसका अधिनियम क्रमांक क्या है, कब कंसेंट मिली, कब लागू हुआ और इसको बनाने का ऑब्जेक्ट क्या है। अगर अपन इसके कुछ बाहर से जो क्वेश्चन है अपन ये क्लियर कर लेंगे तो फिर अपने को अधिनियम को पढ़ने में आसानी होगी और बहुत अच्छे से अपन उसको समझ सकते हैं। तो आपराधिक परीक्षा अधिनियम जो है अपना ये 1958 का ये अधिनियम है और इसमें एक अच्छी बात है इसमें कि ये जो अधिनियम है ये पार्ट और चैप्टर्स में डिवाइड नहीं है। इस अधिनियम में सीधे सीधे अपने पास में 19 सेक्शन है। 19 सेक्शन ये अधिनियम अपने आप में समाहित करता है। तो आपराधिक परीक्षा अधिनियम 1958 का ये अधिनियम है। 19 इसमें धाराएं हैं और 20 इसका अधिनियम क्रमांक है। देखिए 19 धारा 20 अधिनियम क्रमांक 1958 का ये अधिनियम है और इस अधिनियम को कंसेंट जो है, सहमति जो है वो 16 मई 1958 को मिली है। 16 मई 1958 को इसको सहमति मिली है और 1 जुलाई 1958 को ये लागू हुआ है। तो 16 मई 1958 को सहमति मिली, 1 जुलाई 1958 को लागू हुआ, 19 इसमें सेक्शन है, 20 इसका अधिनियम क्रमांक है। अब सबसे पहले अपन ये समझते हैं कि अपना ये जो आपराधिक परीक्षा अधिनियम है, इस अधिनियम को बनाने का ऑब्जेक्ट क्या है, ये अधिनियम बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो इस अधिनियम को बनाने का जो उद्देश्य है वो ये है कि अपराधियों को दंडित करने के बजाय परिवीक्षा पे या सम्यक भर्त्सना पे छोड़ने से संबंधित जो प्रावधान है वो ये अधिनियम अपने आप में समाहित करता है। तो अपराधियों को दंडित करने के बजाय अपराधियों को परिवीक्षा पे है या सम्यक भर्त्सना के पश्चात छोड़ दिए जाने के लिए इससे संबंधित बातों का उपबंध करने के लिए अधिनियम है। अब अपने पास में अगर ये क्वेश्चन आता है कि आपराधिक परीक्षा अधिनियम 1958 का उद्देश्य बताइए, तो अपने लिए इतना ही लिखना सफिशिएंट नहीं होगा, इसमें अपन और ऐड कर सकते हैं। जैसे कि ये जो अधिनियम है इसका उद्देश्य है कि अपराधियों को परीक्षा पे छोड़ने और सम्यक भर्त्सना पे छोड़ने से संबंधित प्रावधान करने के लिए अधिनियम है। इसके साथ साथ अपन केस लिख सकते हैं, केस लॉ। इसमें सबसे पहले केस अपन लिख सकते हैं रतन लाल वर्सेस पंजाब राज्य का केस है इसमें 1965 का, और जुगल किशोर वर्सेस बिहार राज्य का केस है इसमें 1972 का। रतन वर्सेस पंजाब राज्य 1965 है, जुगल किशोर वर्सेस बिहार राज्य 1972 का केस है। इन दोनों केसों में ये कहा गया कि अपना जो आपराधिक परीक्षा अधिनियम 1958 है ये अधिनियम दंड के सुधारात्मक सिद्धांत पर आधारित है। दंड के सुधारात्मक सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात अपराधी को सुधरने का अवसर दिया जाए, समाज में उसका पुनर्स्थापन किया जाए तथा ये इस सिद्धांत पर आधारित है कि अपराध से घृणा करो, अपराधी से नहीं। तो इस अधिनियम अगर अपने पास में ये क्वेश्चन आता है कि आप इसका उद्देश्य बताइए, तो उद्देश्य में अपन लिख सकते हैं कि आपराधिक परीक्षा अधिनियम का उद्देश्य है कि अपराधियों को परिवीक्षा पे और सम्यक भर्त्सना पे छोड़ने से संबंधित प्रावधान करने के लिए अधिनियम है। और रतन वर्सेस पंजाब राज्य 1965 है, जुगल किशोर वर्सेस बिहार राज्य 1972 का केस है कि ये जो अधिनियम है ये दंड के सुधारात्मक सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात अपराधी को सुधरने का अवसर दिया जाए, समाज में उसका पुनर्स्थापन किया जाए और अपराध से घृणा करो, अपराधी से नहीं। ठीक है, ये अपना यहाँ पे अगर ये आता है उद्देश्य तो अपन ये लिख सकते हैं। इसके बाद में अपने पास में अपन अधिनियम शुरू करते हैं। सेक्शन है इसमें टोटल 19। पहला जो सेक्शन है अपना वो बात करता है इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम क्या होगा, इसका प्रारंभ क्या होगा और इसका ये प्रारंभ कब से होगा और इसका विस्तार कहाँ कहाँ होगा। तो अपने जो भी पैराग्राफ अपन पढ़ेंगे तो सबसे पहले अपन उसका ऑब्जेक्ट देखेंगे, उसके बाद में अपन सेक्शन 1 देखेंगे कि इसका नाम क्या है, विस्तार कहाँ है और किस तारीख से ये लागू होगा। तो देखिए सेक्शन 1 में इसका नाम है वो आपराधिक परीक्षा अधिनियम 1958 है। इस अधिनियम को आपराधिक परीक्षा अधिनियम 1958 कहा जा सकता है। दूसरा इसमें क्वेश्चन बनता है कि आपराधिक परीक्षा अधिनियम जो है इसका विस्तार क्या है। तो अपने डायरेक्ट में सभी में ये लिखा हुआ है कि जम्मू कश्मीर को छोड़ के संपूर्ण भारत पे है, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। तो अपने पास में अगर ये क्वेश्चन आता है
कि आपराधिक परीक्षा अधिनियम का विस्तार कहाँ है, तो अपना आंसर होगा संपूर्ण भारत पे है। इसके साथ साथ अपने पास में दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि जो संपूर्ण भारत पे ये अधिनियम लागू हो रहा है, ये किस डेट से लागू हो रहा है, क्योंकि पहले ऐसा नहीं था। तो अब ये किस डेट से लागू हो रहा है, तो इसका आंसर अपना है कि 31 अक्टूबर 2019 से ये अधिनियम जो है ये संपूर्ण भारत के ऊपर लागू है। ठीक है, तो नाम इसका आपराधिक परीक्षा अधिनियम 1958 है, विस्तार इसका संपूर्ण भारत पे 31 अक्टूबर 2019 से ये संपूर्ण भारत पे लागू होगा। इसके साथ साथ ये है कि इसका प्रारंभ कब से होगा। देखो देखो इसमें एक चीज़ लिखी हुई है कि यह यह किसी राज्य में उस तारीख को प्रवर्त होगा जिसे वह राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे। मतलब आपराधिक परीक्षा अधिनियम है, इसके जो लागू होने के जो प्रवर्त होने की तारीख है उसके संबंध में ये है इसमें कि कोई भी राज्य सरकार अपने राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्रकाशित करके अपने इस अधिनियम को लागू करने की जो तारीख है उसको नियत कर सकती है। तो इस अधिनियम को लागू होने की तारीख तो 1 जुलाई 1958 है, लेकिन राजस्थान में लागू होने की जो इसकी डेट है वो है 2 अक्टूबर 1962। तो राजस्थान में ये अधिनियम 2 अक्टूबर 1962 से लागू हुआ है। ठीक है, तो इसका उद्देश्य हमने देखा। इसके बाद में सेक्शन 1 हमने इसका कवर किया। अब देखते हैं सेक्शन 2। सेक्शन 2 है इसका परिभाषा क्लोज है। किसी भी बैरक्ट को आप पढ़ रहे हैं तो जैसे मोस्टली बैरक्ट अपने ऐसे हैं जिनमें जो डेफिनेशन क्लोज जो है, परिभाषा जो क्लोज है वो सेक्शन 2 में ही होता है। लेकिन अगर किसी बैरक्ट में आपके सामने अगर डेफिनेशन क्लोज उसका सेक्शन 3 में है या सेक्शन 4 में, तो उसको आप थोड़ा देखते हुए चलिए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि इस अधिनियम का कोई भी अधिनियम है कि इस अधिनियम का जो परिभाषा खंड जो है वो कौन सा सेक्शन है, कौन सा सेक्शन अपने आप में परिभाषाओं को समाहित करता है। तो सेक्शन 3, 4 जो भी है उसको याद रखिए। तो आपराधिक परीक्षा अधिनियम है, इसका जो सेक्शन 2 है ये परिभाषाएं बताता है अपने को, और टोटल ये 4 परिभाषाएं बताता है। 2 है सेक्शन परिभाषा बताता है, टोटल परिभाषा 4 बताता है। सबसे पहले परिभाषा ये बताता है संहिता, कोड किसे बोलेंगे, तो संहिता से यहाँ अभिप्रेत है दंड प्रक्रिया संहिता 1973। ठीक है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 से अभिप्रेत है यहाँ पे संहिता कोड। परिवीक्षा इसका जो 2 का सेक्शन 2 का जो क्लोज 2 है, बी है, ये बात करता है परिवीक्षा अधिकारी की। तो परिवीक्षा अधिकारी के संबंध में जो सेक्शन 13 है वो अपने को डिटेल में बताती है कि परिवीक्षा अधिकारी कौन होगा। सेक्शन 14 जो है वो बताती है उसके कर्तव्य क्या होंगे, वो लोक सेवक होगा, अगर गुड फेथ में काम करता है तो क्या संरक्षण है। तो अपराधिक परीक्षा अधिनियम के संबंध में जो प्रावधान है वो सेक्शन 13 से स्टार्ट होते हैं, उसको अपन आगे देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो सेक्शन इसका 2 के खंड ए में संहिता है, 2 में बी में परिवीक्षा अधिकारी है, ये अपन आगे देखेंगे। विहित में नियमों द्वारा विहित है, और इसका मोस्ट डेफिनेशन देखो 2 का जो डी है वो बताता है अपने को शब्द पद के बारे में, कि ऐसे शब्द जिनको इस अधिनियम में प्रयुक्त तो कर रखा है लेकिन उनको परिभाषित नहीं कर रखा, तो फिर उनका अर्थ आप कहाँ से लेंगे, तो उनका अर्थ अपन दंड प्रक्रिया संहिता 1973 से लेंगे। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में जो उनका अर्थ बता रखा है उन अर्थों को हम यहाँ पे प्रयुक्त कर सकते हैं। तो 2 का डी है इसका शब्द पद। ठीक है, तो सेक्शन 1 अपन ने देखा नाम विस्तार प्रारंभ। सेक्शन 2 में डेफिनेशन क्लोज है, टोटल 4 परिभाषाएं हैं। पहली परिभाषा संहिता के बारे में बात करती है, सीआरपीसी 1973। परिवीक्षा अधिकारी प्रोबेशन ऑफिसर जो है वो अब आगे पढ़ेंगे सेक्शन 13 में। और शब्द पद जो है इसका, तो शब्द पद ऐसे शब्द और पद जो इस अधिनियम में प्रयुक्त तो हैं लेकिन उनको परिभाषित नहीं कर रखा है, तो अपन उनका सीआरपीसी से ले सकते हैं। ठीक है, तो सेक्शन 1 और 2 हमने कवर किया। इसके बाद में अपन देखते हैं सेक्शन 3 और 4। अपन ये कह सकते हैं कि अपना जो सेक्शन 3 और 4 अपन ये कह सकते हैं कि जो आपराधिक परीक्षा अधिनियम जो है अपना, इस अधिनियम की बैकबोन है सेक्शन 3 और सेक्शन 4। सेक्शन 3 और 4 के लिए ही ये अधिनियम बना हुआ है, अपन ये कह सकते हैं। तो देखिए सब अच्छे से समझते हैं कि सेक्शन 3 क्या कहती है और सेक्शन 4 क्या कहती है, क्या क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो सेक्शन 3 अपने को ये कहती है कि कतिपय अपराधियों को भर्त्सना के पश्चात छोड़ देने की न्यायालय की शक्ति। मतलब कुछ अपराधी है जिनको आप दंडित मत करो, कुछ अपराधी है जिनको दंडित करने के बजाय आप भर्त्सना के पश्चात छोड़ दो। तो भर्त्सना का मतलब होता है एडमोनिशन। सबसे पहले तो अपन ये समझते हैं कि भर्त्सना क्या है। तो जो भर्त्सना शब्द है इसको इंग्लिश में कहा गया एडमोनिशन, और भर्त्सना का अर्थ होता है किसी व्यक्ति को डांट फटकार कर छोड़ना, दंडित नहीं करना, डांट फटकार के छोड़ना। तो सेक्शन 3 कहती है कि कुछ अपराधियों को डांट फटकार के छोड़ने की न्यायालय की शक्ति। अब सेक्शन 3 ने कैटेगरी बताई है कि कौन से अपराधी हैं जिनको आप दंडित नहीं कर रहे हैं, जिनको आप भर्त्सना पे छोड़ रहे हैं। तो सेक्शन 3 अपने को बता रही है, सेक्शन 3 बता रही है अपने को कि कोई भी व्यक्ति है, यहाँ पे कैटेगरी दे रखी है अपने को कि कोई भी व्यक्ति है जो भारतीय दंड संहिता की धारा 379 है, 380 है, 381 है, 404 है और 420। तो 379 जो है वो अपने को बताती है चोरी के संबंध में, चोरी संबंधी अपराध है। 380 में है
निवास गृह में चोरी है। और 404 जो है वो बताता है मृत व्यक्ति के कब्जे में से संपत्ति की, मृत व्यक्ति के पास से संपत्ति की चोरी है। और दुर्विनियोग है, जो संपत्ति का जो दुर्विनियोग है उसके बारे में बताता है। और जो 420 है वो बताता है अपने को छल के बारे में। तो यहाँ पे सेक्शन 3 ये बोला कि अगर कोई व्यक्ति भारतीय दंड संहिता जो इंडियन पैनल कोड है इनकी इन सेक्शंस में कोई अपराध करता है, जैसे सेक्शन 379 हो गई, 380 हो गई, 381 हो गई और 404 के अधीन कोई अपराध करता है, इसके या कोई व्यक्ति अथवा तथा भारतीय दंड संहिता या किसी अन्य विधि के अधीन 2 वर्ष से अनधिक के कारावास या जुर्माना। पहले तो बात यह है कि आईपीसी के इन सेक्शंस में सेक्शन कौन कौन से अपने पास में 379 है, 380 है, 381, 404 है और 420 है। इसके अलावा भारतीय दंड संहिता या किसी अन्य विधि के अधीन 2 वर्ष से अनधिक 2 वर्ष से अनधिक 2 वर्ष से अनधिक 2 वर्ष से अनधिक के कारावास का या जुर्माना। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 379, 380, 381, 404 और 420 के अधीन 5 ये सेक्शन है। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति है जो भारतीय दंड संहिता है या किसी भी अन्य विधि के अधीन 2 वर्ष से अनधिक, अधिक से अधिक 2 वर्ष से अधिक का ऐसा कोई अपराध जिसमें अधिक से अधिक 2 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है, तो या जुर्माना अथवा दोनों से दंडनीय कोई अपराध करने का दोषी पाया गया है। तो सबसे पहले तो अपने को ये समझना है कि वे कौन से अपराधी हैं जिनको आप दंडित नहीं कर रहे, भर्तृष्णा पे छोड़ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 तरह के अपराधी है। पहला तो वो अपराधी है जिसने आईपीसी के सेक्शन 379 है, 380 है, 381, 404 और 420 के दिन दंडनीय अपराध किया है। और दूसरा वो है जिसने भारतीय दंड संहिता इसके अलावा अन्य कोई भी विधि में कोई ऐसा कोई अपराध जिसके लिए 2 वर्ष से अधिक की कारावास की सजा का या जुर्माने का प्रावधान है। तो अगर ये 2 अपराध करने का दोषी पाया जाता है और उसके संबंध में न्यायालय ये देखेगा कि उसके विरुद्ध कोई पूर्व दोष सिद्धि साबित नहीं होती है। इस सेक्शन की सबसे मेन चीज़ है, सबसे मेन बात है कि उसके लिए उसके संबंध उस अपराधी के संबंध में कोई पूर्व दोष सिद्धि साबित नहीं होनी चाहिए। तो उसके संबंध में कोई पूर्व दोष सिद्धि साबित नहीं होती है। और जिस न्यायालय ने उस व्यक्ति को दोषी पाया है, जिस न्यायालय ने उसको दोषी पाया है, उसकी ये राय है कि मामले की परिस्थितियों को जिसके अंतर्गत अपराध की प्रकृति और अपराधी का चरित्र भी है ध्यान में रखते हुए ऐसा करना समीचीन है, तब तत्समय बलवत किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी वह न्यायालय उसको दंडित करने या धारा 4 के अधीन सदाचरण की परीक्षा पर छोड़ने के बजाय उसे सम्यक भर्तृष्णा के पश्चात छोड़ सकेगा। तो देखिए सेक्शन 3 अपने को बोलती है कुछ अपराधियों को भर्तृष्णा पे छोड़ना, मतलब डांट फटकार के छोड़ना। तो इसने अपने को बताया कि कोई व्यक्ति है जो भारतीय दंड संहिता दो अपराध हो रहे हैं, 2 कैटेगरी वाले व्यक्ति आ रहे हैं। एक तो वो व्यक्ति जिसने भारतीय दंड संहिता की धारा 379, 380, 381, 404 और 420 में कोई अपराध कर दिया हो, या फिर दूसरा वो व्यक्ति आ रहा है जिसने आईपीसी में, भारतीय दंड संहिता में या फिर अन्य किसी भी विधि में ऐसा कोई अपराध जिसके लिए अधिक से अधिक 2 वर्ष की कारावास की सजा या जुर्माने से दंडनीय कोई अपराध किया गया है। पहली कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन ये है कि उसके संबंध में कोई पूरे दोष सिद्धि साबित नहीं होनी चाहिए, नहीं होती है। और जैसे ही ऐसा व्यक्ति न्यायालय के सामने हाजिर होता है और न्यायालय जिसने उसे दोषी पाया है वो न्यायालय उस मामले की परिस्थितियों को देखेगा, और परिस्थिति में यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। परिस्थिति में न्यायालय ये देखेगा कि उस अपराध की प्रकृति क्या है, ऑफेंस की नेचर क्या है और उस अपराधी का चरित्र कैसा है। न्यायालय अपराध की प्रकृति और अपराधी का चरित्र देखते हुए अगर न्यायालय को लगता है कि अन्य किसी विधि में कोई भी बात है, अन्य जो लो है वो कुछ भी कहता हो, अन्य किसी विधि में कोई भी बात है, वो न्यायालय उस व्यक्ति को दंडित करने के बजाय ना तो उसको कोई दंड दे रहा है और ना ही सेक्शन 4 के अधीन उसको परिवीक्षा का लाभ दे रहा है। ना तो दंडित करने के बजाय और परिवीक्षा पर छोड़ने के बजाय वो न्यायालय उसे भर्तृष्णा पे छोड़ सकेगा। न्यायालय का डिस्कशन पावर है ये कि न्यायालय उसको ना तो दंडित करेगा और ना ही उसको परिवीक्षा का लाभ देगा, जबकि न्यायालय क्या कर रहा है, उसको भर्तृष्णा पे छोड़ रहा है। तो ये अपने पास में सेक्शन 3 बात कर रही है। सेक्शन 3 की मेन चीज़ आपको ये ध्यान देनी है, इसमें सेक्शन 3 में एक चीज़ लिखी हुई है कि पूर्व दोष सिद्धि साबित नहीं होती। अगर उसकी पूर्व दोष सिद्धि साबित हो जाती है तो फिर यहाँ पर उसको भर्तृष्णा का लाभ नहीं मिलेगा। अब इसका एक स्पष्टीकरण है जो इस शब्द को, इस पूर्व दोष सिद्धि जो शब्द है इसको परिभाषित किया है इसने। स्पष्टीकरण ये कहता है कि पूर्व दोष सिद्धि के अंतर्गत क्या क्या है। अगर कोई व्यक्ति है जिसको इस अधिनियम के अधीन पहले सेक्शन 4 का लाभ दे दिया गया है, सेक्शन 4 के अधीन उसको परिवीक्षा का लाभ दे दिया गया है, या फिर पहले उस व्यक्ति को सेक्शन 3 के अधीन भर्तृष्णा का लाभ दे दिया। देखिए सेक्शन इसका स्पष्टीकरण बताता है कि इस धारा के प्रयोजनों के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध पूर्व दोष सिद्धि के अंतर्गत इस धारा
देखिए स्पष्टीकरण देखिए, इस धारा के प्रयोजनों के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध पूर्व दोष सिद्धि के अंतर्गत धारा 3 और धारा 4 मतलब भर्तृष्णा और परिवीक्षा के अधीन अगर कोई पूर्व आदेश दिया गया है तो उस पूर्व आदेश को पूर्व दोष सिद्धि में ही काउंट किया जाएगा। और अगर ऐसा कुछ किया गया है, सेक्शन 3 और 4 का लाभ दिया गया है, तो फिर उसको दोबारा से भर्तृष्णा पे नहीं छोड़ा जाएगा। ठीक है, तो सेक्शन 3 आपको मैंने समझाया कि भर्तृष्णा क्या होगी। भर्तृष्णा का अर्थ होता है डांट फटकार के छोड़ना। दो तरह की नेचर है, कौन से अपराध है आईपीसी के 5। इसके अलावा आईपीसी अन्य विधि में 2 वर्ष से अधिक का अपराध है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है पूर्व दोष सिद्धि साबित नहीं होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन है इसमें कि न्यायालय जैसे अपराधी उनके सामने आएगा, न्यायालय मामले की प्रकृति और अपराधी का चरित्र देखेगा, उसके बाद न्यायालय उसको दंडित करने परिवीक्षा का लाभ दिए बिना न्यायालय उसको भर्तृष्णा पे छोड़ेगा। और पूर्व दोष सिद्धि क्या होती है इसको, इसका स्पष्टीकरण इसको परिभाषित करता है, अपने स्पष्ट करता है अपने सामने। अब इसके साथ साथ अपने पास में सेक्शन 3 जो है वो कुछ केस भी बताता है। जैसे इसमें ये लिखा हुआ है कि आईपीसी या अन्य विधि में 2 वर्ष से अधिक का अपराध किया किसी व्यक्ति ने, कारावास का या जुर्माने का दंडनीय अपराध किया, तो आप उसको भर्तृष्णा पे छोड़ सकते हैं। ठीक है, इसके संबंध में अपने पास में केस है इसमें कि ईश्वर चंद्र वर्सेस हरियाणा राज्य AIR 1972 सुप्रीम कोर्ट का केस है ये। ईश्वर चंद्र वर्सेस हरियाणा राज्य 1972। ये केस अपने को ये कहता है कि अगर ऐसा कोई मामला है जिससे लोक कल्याण की भावना आहत होती है, ऐसा कोई मामला है जिससे लोक कल्याण की भावना आहत होती है, तो अगर ऐसे मामले में 2 वर्ष से कम की सजा का प्रावधान है तो भी आप उस व्यक्ति को, उस अपराधी को भर्तृष्णा का लाभ नहीं दोगे, उस व्यक्ति को भर्तृष्णा का लाभ नहीं दिया जाएगा। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट केस है कि अब ईश्वर चंद्र वर्सेस हरियाणा राज्य 1972 का केस है कि अगर कोई व्यक्ति किसी न किसी कोई ऐसा मामला है जिसमें कि लोक कल्याण की भावना आहत होती है, कोई ऐसा अपराध किया गया जिससे कि लोक कल्याण की भावना पे असर पड़ता है, प्रभाव पड़ रहा है, तो फिर अगर उस अपराध में 2 वर्ष से कम की सजा का प्रावधान है ना, तो भी आप उसको भर्तृष्णा का लाभ नहीं दोगे। ठीक है, ईश्वर चंद्र वर्सेस हरियाणा राज्य 1972 का केस है सुप्रीम कोर्ट का। इसके अलावा इसमें एक केस हो रहा है, ये जो सेक्शन 3 है वो ये कहता है कि जो आईपीसी का सेक्शन 304A है, 304A जो है उपेक्षा द्वारा मृत्यु कायद करना, उसके संबंध में भी भर्तृष्णा का लाभ आप नहीं दोगे। दलवीर सिंह वर्सेस, क्योंकि वहाँ पे भी 2 साल की सजा का प्रावधान है, तो दलवीर सिंह वर्सेस हरियाणा राज्य का केस है कि जो सेक्शन 304A है उसमें भी भर्तृष्णा का लाभ नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर सेक्शन 3 आती है तो सेक्शन 3 के साथ में आप ये 2 केस लिख सकते हैं, ईश्वर चंद्र वर्सेस हरियाणा राज्य 1972 सुप्रीम कोर्ट और दलवीर सिंह वर्सेस हरियाणा राज्य जो 304A के संबंध में प्रावधान करता है। ठीक है, इसके बाद में अब अपने पास है सेक्शन 1, 2, 3 अपन ने कवर की। इसके बाद में अगला सेक्शन वेरी वेरी मोस्ट इसका जो सेक्शन है वो अपने पास में बनता है, इसका सेक्शन 4 बनता है। ठीक है, सेक्शन 4 बताता है, सेक्शन 3 ने बताया भर्तृष्णा पे छोड़ना और सेक्शन 4 बताता है परिवीक्षा पे छोड़ना। ठीक है, तो सेक्शन 4 बोलता है परिवीक्षा पे छोड़ना। देखिए, कतिपय अपराधियों को सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ने की न्यायालय की शक्ति। ठीक है, कि जब कोई व्यक्ति, कुछ अपराधी है, सेक्शन 3 ने कहा भर्तृष्णा पे छोड़ो, सेक्शन 4 बोलता है कुछ अपराधी हैं जिनको आप दंडित नहीं करके आप उनको सदाचरण की परिवीक्षा पे छोड़ो, प्रोवेशन पे छोड़ो। तो देखिए कौन सी कंडीशन आएगी जब न्यायालय अपराधी को दंडित नहीं कर रहा, परिवीक्षा पे छोड़ रहा है। तो इसके संबंध में अपने पास में सबसे पहले इसके पॉइंट है, सेक्शन जो 4 है उसके अंदर सेक्शन 4 में टोटल अपने पास में पॉइंट है, 5 पॉइंट है। पहला पॉइंट बोलता है कि अगर कोई व्यक्ति है, जब कोई व्यक्ति कोई ऐसा अपराध करने का दोषी पाया जाता है, जब कोई व्यक्ति कोई ऐसा अपराध करने का दोषी पाया जाता है जो मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है। जैसे अपन ने भर्तृष्णा के लिए 2 कंडीशन देखी थी, वैसे ही परिवीक्षा के लिए ये कंडीशन है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा अपराध किया है जो मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है, मतलब मृत्यु दंड में और आजीवन कारावास में आपको परिवीक्षा का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है अपराध किया है और न्यायालय उस व्यक्ति को दोषी पाया जाता है, न्यायालय ने, और न्यायालय की ये राय है, न्यायालय मामले की परिस्थितियों को देखेगा जिसमें अपराध की प्रकृति भी है, अपराधी का चरित्र भी है, उनको देखते हुए न्यायालय के लिए उस व्यक्ति को सदाचरण की परिवीक्षा पे छोड़ना समीचीन है। तब न्यायालय क्या करेगा, न्यायालय अन्य कोई विधि चाहे कुछ भी कहती हो, कुछ भी अपने आप में समाहित करती हो, वह न्यायालय उसे तुरंत दंडित करने के बजाय ये निर्देश दे सकेगा कि इस व्यक्ति को प्रतिभूति के सहित या उसके बिना, प्रतिभूति गारंटर,
तो श्योरिटी के सहित या रहित उसके बिना उसके द्वारा एक बंद पत्र भरवा के उसको छोड़ दिया जाए। और जो बंद पत्र जो है ना वो 3 वर्ष से अधिक की ऐसी कालावधि के दौरान, 3 वर्ष से मतलब सेक्शन 4 में जो आप बॉन्ड भरवा रहे हो वो बॉन्ड जो है आपका वो अधिक से अधिक 3 वर्ष की अवधि के लिए होगा। न्यायालय का डिस्कशन पावर है कि न्यायालय उसको 1 वर्ष के लिए प्रोवेशन पे छोड़ रहा है, 2 वर्ष के लिए छोड़ रहा है, 2 महीने के लिए छोड़ रहा है, ये न्यायालय का डिस्कशन पावर है। लेकिन अधिकतम जो है ये 3 वर्ष से अधिक नहीं होगा। अनधिक का मतलब होता है अधिक से अधिक। तो जैसे न्यायालय निर्दिष्ट करे आहूत किए जाने पर उपस्थित होगा, दंडादेश प्राप्त करेगा, इस बीच में परिशांति कायम रखेगा और सदाचारी रहेगा। सेक्शन 4 बोल रही है परीक्षा पे छोड़ना, सदाचरण के परीक्षा पे छोड़ना। जब भी कोई व्यक्ति है न्यायालय के सामने दोषी पाया जाता है किस अपराध का, मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं होना चाहिए। और जिस न्यायालय ने उसको दोषी पाया है, न्यायालय सबसे पहले मामले की प्रकृति देखेगा। प्रकृति में अपराध की प्रकृति और चरित्र भी है। न्यायालय देखेगा कि इस व्यक्ति को दंडित करने के बजाय इसको परीक्षा पे छोड़ दिया जाए। तो जो परीक्षा पे छोड़ने का जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर ये है कि न्यायालय उसे बंद पत्र भरवाएगा। और जो बंद पत्र है वो प्रतिभोग के सहित भी हो सकता है, रहित भी हो सकता है। और जो बंद पत्र है वो अधिक से अधिक 3 वर्ष के लिए होगा। और उस बंद पत्र में ये निर्दिष्ट किया जाएगा कि भाई जब भी हम आपको बुलाएं तो आप उपस्थित होगे, दंडादेश प्राप्त करोगे और इस अवधि के बीच में आप शांति रखोगे और सदाचारी भी रहोगे। लेकिन जो सेक्शन 4 में जो आप परीक्षा का लाभ दे रहे हो, ये परीक्षा का लाभ जो है वो न्यायालय तब तक नहीं देगा जब तक कि न्यायालय सबसे पहले जिस अपराधी को न्यायालय परीक्षा का लाभ दे रहा है, जिस न्यायालय को अपराधी छोड़े जाने का निर्देश दे रहा है, वो तब तक नहीं देगा जब तक कि न्यायालय अपना ये समाधान नहीं कर लेता है कि अपराधी या उसके प्रतिभोग का, अपराधी है या उसके प्रतिभोग का, जो भी उसका गारंटर बन रहा है जिसका नाम बंधपत्र में लिखा गया है कि उस अपराधी का या बंधपत्र प्रतिभोग का यदि कोई भी है तो उसका नियत निवास स्थान या उस स्थान में नियमित उपजीविका है जिस पर वह न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करता है या जिसमें अपराधी की उस कालावधि के दौरान रहने की संभावना है जिसके लिए वो बंधपत्र देता है। मतलब सेक्शन 4 के अंदर परीक्षा का लाभ देने से पहले न्यायालय ये अपना समाधान करेगा कि जिस अपराधी के संबंध में मैं परीक्षा का लाभ दे रहा हूँ, जिस अपराधी को छोड़े जाने का निर्देश दिया जा रहा है, तो न्यायालय सबसे पहले अपना ये समाधान करेगा ये जो अपराधी है और इसका जो श्योरिटी है, जो प्रतिभूत जो बन रहा है ना, ये इनका निवास स्थान क्या है, इनकी नियमित उपजीविका क्या है और जिस अवधि के लिए मैं इनसे बंधपत्र भरवा रहा हूँ उस अवधि में उस कालावधि के दौरान इसकी वहाँ पे रहने की संभावना है या नहीं है। ठीक है, तो उसके संबंध में न्यायालय अपना समाधान करेगा। न्यायालय अपना ये समाधान करने के पश्चात ही किसी भी अपराधी को परीक्षा का लाभ देगा। ठीक है, ये अपना क्लोज सेक्शन 4 का क्लोज 1 है। ये अपन ने समझा कि कौन सी कंडीशन है और किस कंडीशन में न्यायालय परीक्षा का लाभ देगा और परीक्षा होती क्या है। ठीक है, इसके बाद में सेक्शन 4 का जो क्लोज 2 है वो ये कहता है कि सेक्शन 4 की उपधारा 1 के अधीन मतलब किसी भी अपराधी को परीक्षा का लाभ देने से पहले यदि न्यायालय के सामने किसी परीक्षा अधिकारी की कोई रिपोर्ट है तो न्यायालय उस पर विचार करेगा। यहाँ पे जो परीक्षा अधिकारी की जो रिपोर्ट है उस पर विचार करना या फिर उसको देखना इतना मैंडेटरी नहीं है। अगर न्यायालय को लगता है तो न्यायालय उसको देख सकता है, इतना वो नहीं कि देखेगा ही। ठीक है, तो उपधारा 1 में कोई भी आदेश करने से पहले न्यायालय संबंधित जो परीक्षा अधिकारी है उसकी रिपोर्ट पर विचार करेगा। इसके बाद में इसका सेक्शन 4 का जो क्लोज 3 है, 4 है और जो 5 है वेरी वेरी मोस्ट है। यहाँ से एक अलग से क्वेश्चन भी बन सकता है। सेक्शन 4 का जो क्लोज 1 और 2 है वो अपने को सीधा सीधा बताता है कि भाई परीक्षा क्या होती है, प्रोवेशन क्या होता है, किस कंडीशन में आपने छोड़ा, ये अपन ने समझ लिया कि भाई कोई अपराधी है जो मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध नहीं है, कोई अपराध करने का दोषी पाया है, न्यायालय ने उस अपराध की नेचर देखी, न्यायालय ने उसको दंडित नहीं किया, उससे बॉन्ड भरवाया। ठीक है, और बॉन्ड में उससे लिखवाया गया, निर्दिष्ट किया गया कि जब भी आहूत किया जाए उपस्थित होगा, दंडादेश प्राप्त करेगा, शांति रखेगा, सदाचारी रहेगा। और न्यायालय ने बॉन्ड भरवाने से पहले अपना समाधान किया कि ये जो अपराधी है उसका जो प्रतिभोग है, इनका निवास स्थान क्या है, उपजीविका क्या है। और अगर परीक्षा अधिकारी की कोई रिपोर्ट है तो उस पर विचार किया और उसको व्यक्ति को परीक्षा का लाभ दिया। अब इसके बाद में सेक्शन 4 का जो क्लोज 3, 4 और जो 5 है ये अतिरिक्त परीक्षा आदेश के बारे में बात करते हैं। अतिरिक्त परीक्षण आदेश, तो अपने पास में यहाँ से अलग से ये क्वेश्चन बन सकता है कि अतिरिक्त परीक्षण आदेश से आप क्या समझते हैं। तो अपने को फिर वहाँ पे सेक्शन 4 का क्लोज 3, 4 और 5 लिखना पड़ेगा। तो देखिए, जिस अपराधी को सेक्शन 4 में परीक्षा का लाभ दिया गया था खंड 1 और 2 में, उसी अपराधी के संबंध में सेक्शन 3 और 4, 5 जो खंड है इसमें उसके लिए अतिरिक्त परीक्षण आदेश पारित किया जा रहा है। और क्यों किया जा रहा है, इसलिए किया जा रहा है देखिए कि जब उपधारा 1 के अधीन आदेश दिया जाता है
तब यदि न्यायालय की ये राय है कि अपराधी और जनता के हितों में ऐसा करना समीचीन है, मतलब जब न्यायालय ने उपधारा 1 के अधीन किसी अपराधी के संबंध में परीक्षा का लाभ दिया और न्यायालय को ये लग रहा है कि उस अपराधी के लिए और जनता के हितों में ऐसा करना समीचीन है, तो वो न्यायालय उसी समय एक एडिशनल अतिरिक्त एक पर्यवेक्षण आदेश पारित कर सकेगा और उस आदेश में ये निर्देश होगा कि अपराधी है वो आदेश में नामित किसी भी परीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण के अधीन 1 वर्ष से कम नहीं होने वाली ऐसी कालावधि के दौरान रहेगा जो उसमें विनिर्दिष्ट हो और ऐसे पर्यवेक्षण आदेश में ऐसी शर्तें अधिरोपित कर सकेगा जैसी वह अपराधी के सम्यक पर्यवेक्षण के लिए आवश्यक समझती है। मतलब सेक्शन 4 का जो क्लोज 3 है वो अतिरिक्त पर्यवेक्षण आदेश के संबंध में प्रावधान करता है कि जैसे ही न्यायालय किसी अपराधी को सेक्शन 4 के अधीन परीक्षा का लाभ देता है और न्यायालय को ये प्रतीत होता है कि इस अपराधी के लिए और जनता के लिए ऐसा करना आवश्यक है, समीचीन है, तो न्यायालय उसी समय अतिरिक्त पर्यवेक्षण आदेश पारित कर सकेगा। और जो अतिरिक्त जो पर्यवेक्षण आदेश यहाँ पे पारित किया जा रहा है उस पर्यवेक्षण आदेश में ये निर्देश दिया जाएगा कि ये जो एडिशनल में जो पर्यवेक्षण आदेश है ना, ये अधिक से अधिक 1 वर्ष का होगा। ठीक है, तो 1 वर्ष से कम नहीं होने वाली कालावधि के दौरान उस व्यक्ति को ये निर्दिष्ट किया जाएगा कि वो पर्यवेक्षण अधिकारी के पर्यवेक्षण में सुपरविजन में रहे। ठीक है, इसके बाद में इसका जो क्लोज 4 है वो ये कहता है कि जैसे ही न्यायालय किसी अपराधी के संबंध में अतिरिक्त पर्यवेक्षण आदेश पारित करता है तो पारित करने से पहले न्यायालय उस अपराधी से अपेक्षा करेगा कि छोड़े जाने से पूर्व वह ऐसे आदेश में निर्दिष्ट जो भी शर्तें हैं, अपना निवास स्थान है, नशीले पदार्थ मादक पदार्थों से दूर रहे या कोई अन्य शर्तें भी उस पर अधिरोपित की जा सकेगी और न्यायालय मामले की परिस्थिति को देखते हुए अपराध की पुनरावृत्ति या अपराधों को रोकने के लिए अधिरोपित करना ठीक समझे, पालन करने के लिए प्रतिभोग के सहित या रहित उससे बंध पत्र ले सकता है। कि सेक्शन 4 का जो क्लोज 3 में जो आपने एडिशनल में जो एक प्रोविजन जो ऑर्डर जो आप पारित कर रहे हो, अतिरिक्त जो पर्यवेक्षण आदेश पारित कर रहे हो, तो वो करते समय न्यायालय उस अपराधी से ये अपेक्षा कर सकता है कि भाई आप पे ये शर्तें अधिरोपित करते हैं कि आप अपना निवास स्थान बताओगे, आप नशीले पदार्थों से दूर रहोगे, अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करोगे और उससे पर्यवेक्षण आदेश की जो भी शर्तें हैं उनको पालन करने के लिए अपराधी से उसका जो श्योरिटी है उससे बंध पत्र ले सकते हैं। और जब भी सेक्शन 4 का जो खंड 3 है इसमें अतिरिक्त पर्यवेक्षण आदेश पारित किया जाता है तो उस अतिरिक्त पर्यवेक्षण आदेश के संबंध में आदेश देने वाला जो न्यायालय है वो सारी शर्तें उस अपराधी को समझाएगा और उस अपराधी को, और अगर उसका कोई श्योरिटी है तो उनको उस आदेश की प्रति दी जाएगी। ठीक है, तो सेक्शन 4 का जो खंड 3, 4, 5 वेरी वेरी मोस्ट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि अतिरिक्त पर्यवेक्षण आदेश क्या होता है। तो अतिरिक्त पर्यवेक्षण आदेश में आपको सेक्शन 4 का क्लोज 3, 4, 5 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अपन ने सेक्शन 3 में देखा प्रदर्शना क्या होती है, पूरा अपन ने समझा उसका, और सेक्शन 4 ने बोला पर्यवेक्षण वो सदाचरण की परीक्षा पे छोड़ना, तो अपन ने इसको अच्छे से देखा कि किस कंडीशन में न्यायालय परीक्षा पे छोड़ेगा, कितनी अवधि के लिए छोड़ेगा, एडिशनल में इसके ऊपर कौन सा प्रोविजन फिर ऑर्डर दिया जा सकता है, जब दिया जाएगा तो आदेश की प्रति किसे दी जाएगी, सेक्शन 4। सेक्शन 5 इसकी बताती है कि छोड़े गए अपराधियों से प्रतिकर और खर्च देने की अपेक्षा करने की न्यायालय की शक्ति। तो सेक्शन जो 5 है वो अपने को बताता है प्रतिकर और खर्चा देने का आदेश करने की न्यायालय की शक्ति, कि कब जो न्यायालय है वो अपराधी से ये अपेक्षा कर सकता है कि भाई इस हम आपको भर्त्सना का लाभ दे रहे हैं या फिर हम आपको परीक्षा का लाभ दे रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको इस अपराध से सामने वाले प्रश्न को जो हानि हुई है, जो क्षति हुई है, उसके लिए आप प्रतिकर दीजिए, आप खर्चा दीजिए। तो सेक्शन 5 बताता है कि जब कोई न्यायालय सेक्शन 3 के अधीन भर्त्सना का लाभ देता है या सेक्शन 4 में किसी व्यक्ति को परीक्षा पे छोड़ रहा है, सेक्शन 3 बोलता है कि भर्त्सना का लाभ दिया गया और सेक्शन 4 में परीक्षा का लाभ दे रहा है, तो न्यायालय 3 और 4 के अधीन जब अपराधी को छोड़ने का निर्देश दे रहा है और उसी समय यदि न्यायालय ठीक समझता है तो उसी समय है, देखिए उसी समय न्यायालय एक एडिशनल ऑर्डर अतिरिक्त आदेश पारित कर सकेगा और उस अतिरिक्त आदेश में निम्नलिखित संदर्भ करने के लिए निर्दिष्ट किया जा सकेगा। तो सबसे पहले तो 2 चीज़ें हैं यहाँ पे कि जिस भी अपराधी को न्यायालय छोड़ने के आदेश दे रहा है, सेक्शन 3 और 4 का आदेश दे रहा है भर्त्सना और परीक्षा, तो उसको ये कह सकता है कि आपके अपराध की वजह से, आपके अपराध किए जाने की वजह से किसी व्यक्ति को जो हानि और जो क्षति हुई है, इसके लिए आप इतना प्रतिकर दीजिए जितना युक्ति युक्त है।
ठीक है। तो युक्तियुक्त प्रतिकर देने का न्यायालय आदेश दे सकता है हानि और क्षति के लिए। और दूसरा उन कार्यवाहियों के खर्चे कि आपको तो भरदक्षिणा का लाभ या फिर परिवीक्षा का लाभ मिल गया है, लेकिन जो कार्यवाहियाँ जो हुई है, जो प्रोसीडिंग जो चली है, उसमें जो खर्चे हैं, जो भी न्यायालय युक्तियुक्त समझता है तो न्यायालय वो देने का आदेश दे सकेगा। सेक्शन 3 और 4 में जिन व्यक्तियों को छोड़ा जा रहा है उनको निर्देश दिया जा रहा है और उसे समय दिया जा रहा है। अपराध के कारण हुई हानि और क्षति के लिए प्रतिकर है और कार्यवाहियों के खर्चे हैं। और सेक्शन 5 में जो खर्चे दिलाए जा रहे हैं वो इस प्रकार वसूल किए जाएंगे जैसे सीआरपीसी की धारा, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 421 और 424 के अधीन जुर्माने के रूप में वसूल किए जा सकेंगे। एज ए जुर्माने, एज ए फाइन के रूप में वो वसूल किए जाएंगे प्रतिकर और खर्चा। और उसी मामले में यदि कोई व्यक्ति है वो सेक्शन 3 और सेक्शन 4 में किसी मामले में यदि अभियोजित किया जा रहा है तो फिर वहाँ पे उस वाद का विचारण करने वाला न्यायालय, सिविल न्यायालय जो है, वो नुकसानी दिलाने में उस रकम को गणना में लेगा जो प्रतिकर के रूप में वसूल की गई है। ठीक है। तो सेक्शन 5 अपने को प्रतिकर और खर्चों के बारे में बताता है। उन व्यक्तियों से जिनको 3 और 4 के दिन छोड़ने का निर्देश दिया गया था उसी समय एक एडिशनल ऑर्डर दिया जा सकता है कि आप हानि और क्षति के लिए प्रतिकर दीजिए, कार्यवाहियों के खर्चे दीजिए। और वसूल कैसे किए जाएंगे? सीआरपीसी 421 और 424 के दिन। और अगर कोई व्यक्ति उसी अपराध के लिए अभियोजित किया जा रहा है तो सिविल न्यायालय उस नुकसानी को गणना में लेगा, प्रतिकर को गणना में लेगा। ठीक है, सेक्शन 5। इसके बाद में सेक्शन जो 6 है वो बताता है अपने को कि 21 वर्ष से कम आयु वाले अपराधियों के कारावास पर निबंधन। कि अगर जब कोई व्यक्ति जो 21 वर्ष से कम आयु वाला कोई व्यक्ति है कारावास से, किंतु आजीवन कारावास से नहीं, मतलब कोई अपराधी है जिसकी उम्र 21 वर्ष से कम है और उसने ऐसा कोई अपराध किया है जिसमें जो कारावास से दंडनीय है लेकिन आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है, कोई अपराध करने का दोषी पाया जाता है, तब वह न्यायालय जिसने उसे दोषी पाया है उसे तब तक दंडित नहीं करेगा जब तक न्यायालय का ये समाधान नहीं हो जाता है कि मामले की परिस्थितियों जिसमें अपराध की प्रकृति और अपराधी का चरित्र भी है ध्यान में रखना वांछनीय नहीं होगा, उसने धारा 3 और धारा 4 के अधीन व्यवहार किया जाए। यदि न्यायालय अपराधी को कारावास का कोई दंड देता है तो वैसा करने के अपने कारणों को विलिखित करेगा। मतलब सेक्शन 6 अपने को ये बताती है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसकी आयु 21 वर्ष से कम है, उसने कोई ऐसा अपराध किया है जो कि कारावास से दंडनीय है लेकिन आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है, न्यायालय के सामने दोषी पाया जाता है, तो न्यायालय सबसे पहले न्यायालय उस व्यक्ति को तब तक दंडित नहीं करेगा। न्यायालय पहले अपना ये समाधान करेगा कि उस मामले की प्रकृति कैसी है और न्यायालय अपना ये समाधान करेगा कि सेक्शन 3 भर्तृष्णा और सेक्शन 4 सदाचरण की परिवीक्षा का जो के अधीन इसका लाभ इस व्यक्ति को क्यों नहीं दिया जा रहा, मतलब सेक्शन 3 और 4 के अधीन इसके साथ व्यवहार क्यों नहीं किया जा रहा। और यदि न्यायालय सेक्शन 3 और 4 के अधीन व्यवहार नहीं करके ऐसे व्यक्ति को कोई दंड देता है, कारावास का कोई दंड देता है, तो न्यायालय अपने कारणों को लिखेगा कि न्यायालय ने उसको सेक्शन 3 और 4 का लाभ नहीं देके उसको दंडित क्यों किया, तो अपने कारणों को लिखेगा। ठीक है, ये बात करता है सेक्शन 6 का क्लूज 1। इसके बाद में इसका दूसरा खंड ये कहता है कि अपना ये समाधान करने के लिए कि इसे जो व्यक्ति जो 21 साल से कम वाला जो अपराधी है इसके संबंध में 3 और 4 के अधीन व्यवहार क्यों नहीं किया जा रहा, व्यवहार करना वांछनीय नहीं है, तो न्यायालय यहाँ पे अपराधी जो परिवीक्षा अधिकारी है, उसकी रिपोर्ट मांगेगा और उस रिपोर्ट पे विचार करेगा अपराधी के चरित्र के संबंध में, उसकी शारीरिक और मानसिक दशा के संबंध में। ठीक है, तो ये जो परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट है ये अपन ने सेक्शन 4 की क्लोज 2 में भी देखी थी और सेक्शन 6 की क्लोज 2 में भी देखी थी, लेकिन वहाँ पे मैंडेटरी नहीं है कि न्यायालय मांगे, लेकिन यहाँ पे आवश्यक है कि अगर उस अपराधी के संबंध में कोई भी रिपोर्ट है परिवीक्षा अधिकारी की जिसके संबंध में न्यायालय अपना ये राय बनाए कि इस अपराधी का चरित्र कैसा है, इसकी मानसिक और शारीरिक दशा कैसी है, तो न्यायालय उस पर विचार करने के लिए परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट मांगेगा। सेक्शन 6। ठीक है, सेक्शन 7 अपने को बता रहा है कि जो अपन ने सेक्शन 4 के उपधारा 2 में परीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट की बात की थी और सेक्शन 6 के उपधारा 2 में अपने परीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट की बात की थी, तो ये जो परीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट जो है वो गोपनीय होगी और यदि न्यायालय ठीक समझता है तो उसका सार अपराधी को संसूचित कर सकेगा और ऐसा साक्ष्य पेश करने का अवसर दे सकेगा जो उस रिपोर्ट से सुसंगत हो, जो उस रिपोर्ट से रिलेवेंट हो, उसका वो एविडेंस दे सकते हैं। ठीक है, तो अपन ने सेक्शन 1 से लेकर 7 तक कवर किया। अपन ने देखा कि टोटल सेक्शन कितने हैं, इसमें कब लागू हुआ, कब कंसेंट मिली, इसका नाम विस्तार क्या है, डेफिनेशन क्लोज अपने आप में क्या समाहित करता है, इस अधिनियम की बैकबोन क्या है, इस किस चीज़ के लिए अधिनियम बना है, सेक्शन 3 और 4 अपन ने समझा। इसके बाद में प्रतिकर खर्चे हैं और अगर कोई व्यक्ति जो 21 साल से कम वाला है उसने कोई ऐसा अपराध कर दिया तो वहाँ पर क्या क्या प्रावधान अपनाए जाएंगे और जो परीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट है उसकी क्या प्रकृति है। सेक्शन 7 अपन ने यहाँ तक इसको अच्छे से
क्लियर किया। फिर भी अगर आपकी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और आगे का जो पोर्शन है अपना इसका सेक्शन 8 से लेकर 19 तक का है, ये अपना अगले वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।